प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स के पार्ट 9 में बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब जो डिमांड मतलब मांग, इलास्टिसिटी ऑफ लोच की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो डिमांड होती है वो उसकी प्राइस के अपोजिट होती है। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम होगी, और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन ऐसा ये सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए वैसे ही नहीं होता। ठीक है, तो डिमांड फॉर सम गुड्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस वाइल डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स आर नॉट रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ों के लिए तो प्राइस चेंज की इफ़ेक्ट पड़ता है उसके डिमांड पे, लेकिन सब चीज़ों के लिए चेंज नहीं पड़ता। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड्स इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कि जो उसके डिमांड में परसेंटेज चेंज होता है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको हम फार्मूले में कैसे देखते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी को हम लिखते हैं ED। ठीक है, तो ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड को कैसे करते हैं? डेल्टा Q अपान Q इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपान P इंटू 100। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं तो डेल्टा Q अपान Q मल्टीप्लाई P अपान डेल्टा P। तो डेल्टा P क्या है? आपका चेंज इन प्राइस, और डेल्टा Q आपका क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। और P क्या है आपका? ओरिजिनल प्राइस, और Q क्या आपका? ओरिजिनल क्वांटिटी। इसी को हम एग्जाम्पल के टर्म में देखते हैं। सपोज एन इंडिविजुअल बाई 15 बनानास व्हेन इट्स प्राइस इज 5। कोई आदमी है वो 15 केले खरीदता है जबकि प्राइस उसकी 5 रुपये पर केला है। लेकिन अगर उसकी प्राइस बढ़ती है, प्राइस 7 रुपये हो जाती है, तो वो बनाना कितना खरीदता है? खाली 12 बनानास। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ प्राइस पर बनानास, एक पर क्वांटिटी ऑफ बनानास डिमांडेड। तो यहाँ पे पहली प्राइस क्या थी? 5 रुपीज़ एक केले की। तो P1 इक्वल टू 5 और न्यू प्राइस क्या हुई? P2 इक्वल टू 7। पहले प्राइस 5 थी, अब प्राइस हुई 7 बनाना। पहले वो क्वांटिटी कितनी खरीदता रहा? 15 क्वांटिटी। जब उसकी प्राइस बढ़ी तो अब वो खरीदने लगा 12 क्वांटिटी। तो अब इसकी और हल करते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, माने जो उसकी जो क्वांटिटी है उसकी डिमांड है, तो उसकी वो क्या चेंज हुई? डेल्टा Q अपान Q इंटू 100। तो डेल्टा Q निकालने के लिए बाद वाली क्वांटिटी माइनस पहले वाली क्वांटिटी। तो बाद वाली क्वांटिटी क्या थी? 12, और पहले वाली क्वांटिटी क्या थी? 15। तो 12 माइनस 15 डिवाइड बाय दी ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी? 15 इंटू 100। तो इसको हल करते हैं तो 3/15 इंटू 100। तो 3 से 15 कटा, 3 × 5 = 15, यहाँ 5 आया, और 5 से 100 कटा 20। तो ये आया क्या है? ये -20। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखते हैं। तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। बाद वाली प्राइस 7 रुपये, पहले वाली प्राइस 5 रुपये, डिवाइड बाई दी 5 इंटू 100। तो 2/5 इंटू 100, 5 से 20 कटे तो 20 इंटू 40, तो ये 40। अब प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं। जो ED होता है, तो ED क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो -20 अपान 40, ये क्या आया? इसे काटने पे आया ये माइनस का 0.5। तो तो इसको अगर मॉड लेते हैं, मॉड में लेते हैं मतलब इसकी मात्रा ही लेते हैं, तो ये क्या आती है?
यहाँ पे निगेटिव हो या प्लस हो, अगर कोई चीज़ मॉड में लेते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव कट जाती है, उसकी ओरिजिनल जो नंबर से वही रह जाता है, तो 0.5। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या हो गया, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई 0.5, और निगेटिव शो कर रहा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ निगेटिव। ये शो कर रहा है कि अगर कोई चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी हम के लिए हम क्या लेते हैं, हम एक रिलेटिव नंबर लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। अब इसी को हम देखते हैं कि डिफरेंट ईडी डिफरेंट केस में कैसे होते हैं। तो अब डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इस केस में हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा इसका 0.5 आया। तो जो ईडी होता है ये 5 तरीके का हो सकता है। पहला तरीका, इफ़ ईडी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यूनिट इलास्टिक डिमांड हुई, जो उसकी परसेंटेज चेंज इन डिमांड हुई वो किसके बराबर होगी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर दोनों की जो परसेंटेज चेंज बराबर हुई तो उसमें ऊपर नीचे रखेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। तो इसको हम देखते हैं, सपोज इफ़ द प्राइस ऑफ कम्युनिटी राइसेस बाय 50%, अगर किसी प्राइस की कम्युनिटी 50% बढ़ती है तो उसकी डिमांड फॉल बाय 50%, उसकी डिमांड 50% कम होती है। तो इस केस में हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1। तो ये नॉर्मल जो गुड्स होती हैं उस केस में होता है कि अगर उसकी जो प्राइस अगर बढ़ती या घटती है तो डिमांड उस हिसाब से वेरी करती है। अब सेकंड केस हो गया, इफ ईडी इज ग्रेटर देन 1, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो 1 से बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा, इसको हम कहते हैं मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक मतलब एक से अधिक जो उसकी डिमांड है। तो इस केस में क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अधिक होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ऐसा केस कब होता है, दिस ऑकर्स व्हेन द डिमांड फॉर ए कम्युनिटी इज़ नॉट वेरी अर्जेंट। ऐसी चीज़ें के लिए क्या होता है, जब कोई चीज़ अर्जेंसी में नहीं होती है और द एक्सपेंडिचर ऑन द कम्युनिटी इज लार्ज। इस केस में क्या होता है कि ऐसी कम्युनिटी की बात करते हैं जिसको बनाने में काफ़ी सारा पैसा लगता है, जैसे कार वगैरह, ये सब लग्जरी आइटम की जो गुड्स होती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ये इसकी डिमांड ऑब्वियसली अधिक रहती है, इसके प्राइस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। सो डिमांड फॉर लग्जरीज इज जनरली हाई इलास्टिक। जो लग्जरी आइटम होते हैं इनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है इसकी ऑब्वियसली हाई होती है। अब थर्ड केस देखते हैं, इफ़ ईडी इज लेस देन 1, माने लेस देन इसका यूनिट इलास्टिक डिमांड। इस केस में क्या होता, परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या ऑब्वियसली कम होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तभी इसकी ईडी ये क्या आएगी, कम आएगी 1 से। तो दिस ऑकर्स व्हेन द डिमांड फॉर ए कम्युनिटी इज़ वेरी अर्जेंट। ऐसा उस केस में होगा जिसमें जो कम्युनिटी की डिमांड काफ़ी अर्जेंसी होती है और एक्सपेंडिचर ऑफ द कम्युनिटी इज़ वेरी स्मॉल, जिस कम्युनिटी को बनाने में बहुत कम पैसा लगता है और जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो दिस हैपेंस जनरली इन केस ऑफ कंपलसरी गुड्स। जो चीज़ें कंपलसरी हैं उस केस में क्या होता है कि उनकी अगर प्राइस हम घटा दें तो उसके डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब चौथा केस है, इफ ईडी इक्वल टू 0, प्राइस इलास्टिसिटी जिसकी 0 होगी, जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगी। अगर उसकी प्राइस चेंज करें तो उसकी डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। तो इस केस में क्या होगा, दिस इज़ नॉट सीन इन डे टू लाइफ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी अगर प्राइस चेंज करें तो उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस सिचुएशन बिकम इमेजिनरी। ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, इमेजिनरी सिचुएशन कहलाती है। अब पांचवा केस है, इफ ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, माने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड
डिमांड राइसेस और फॉल टू एनी एक्सटेंट विद नो चेंज अ लिटिल चेंज इन प्राइस। यदि किसी चीज़ की हम प्राइस थोड़ी सी घटा दें या थोड़ी सी बढ़ा दें तो उसकी डिमांड एकदम हाई या कम हो जाए। तो इन रियल लाइफ ये भी बड़ी मुश्किल से होता है। वी रियली कम से क्रॉस दिस सिचुएशन, ये भी कंडीशन काफ़ी मुश्किल से आती है। इसे हम कहते हैं कि ये भी इमेजिनरी सिचुएशन। तो दो कंडीशन क्या है, इमेजिनरी हैं, जो कभी नहीं आती हैं, जब ईडी इक्वल टू 0 होता है या ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अब हम इसी पांचों केस को डिमांड कर्व में देखते हैं। तो डिमांड कर्व में वाई की तरफ हम क्या रखते हैं, वाई एक्सिस में प्राइस, और एक्स एक्सिस में हम क्या रखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। जब ये जो डिमांड कर्व है आपका, ये प्राइस इलास्टिसिटी का एकदम स्ट्रेट टू वाई एक्सिस जाता है, मतलब वाई एक्सिस के जो पैरेलल जाता है, इस केस में क्या होता है, ईडी इक्वल टू 0 होता है। इस केस में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है। ये डिमांड सेम रहता है चाहे प्राइस कुछ भी हो। और एक जो डिमांड कर ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है, जब प्राइस एकदम सेम है उसका एकदम डिमांड बढ़ता ही जाता है। तो ऐसा भी केस नहीं होता है। बाकी ये जो 3 केसेस हैं, जब ईडी इक्वल टू 1 होता है, जब ईडी इक्वल टू ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है, जब ईडी इज लेस देन 1 होता है। ईडी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये 3 केस पॉसिबल हैं। बाकी ये ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी या ईडी इक्वल टू 0 केस पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद। और एक बात, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद।